रहीम डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमेशा की तरह आज भी आपको एक नई बात सिखाने जा रहा हूँ और वो बात ये है कि प्लीज़ आप लोग घरों में बैठे हुए हैं, अपने फ़िज़िकल फ़िटनेस का ख्याल रखें, क्योंकि अदरवाइज़ आप स्कूलों में कॉलेजेस में आते थे, दिन को आप मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में बिज़ी रहते थे। उसका फ़ायदा ये होता था कि आप फिज़िकली एक्टिव हो जाता था, गेम में जाते थे, पीटी लेसन्स होते थे, ब्रेक होती थी, एक दूसरे के पीछे भागना दौड़ना, तो बच्चे फिज़िकली फ़िट होते हैं। अब सारा दिन घर में हैं, मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं या बुक्स पढ़ रहे हैं, उससे आपके फ़िज़ीक पे काफ़ी असर पड़ रहा है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप हल्की फुल्की वर्जिशें, हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस करें, जिसमें से एक एक्सरसाइज देखें, आप जिम नहीं ज्वाइन कर सकते हैं और जिम मुस्तकिल तौर पर भी ज्वाइन नहीं कर सकते, तो आज जो नए बच्चे हैं कमज़ोरी की वजह से उनके शाने झुके हुए हैं, ये ऐसे बन गए उनके, ये उनके साथ मुनासिब नहीं रखते, ये अच्छे नहीं लगते। इसको टोन अप करने के लिए, इसको बनाने के लिए मुख्तलिफ़ वर्जिशें हैं, मुख्तलिफ़ एक्सरसाइजेज़ हैं, जो हल्की हल्की एक्सरसाइज़ हैं और उनका बहुत फ़ायदा है। लेकिन एक एक्सरसाइज है जिसको बहुत अच्छा समझा गया है और जिसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, वो है प्रेट करना। आप आर्मी पर्सनल्स को देखेंगे, आर्मी अफसरों को, आर्मी जवानों को आप देखेंगे कि उनका एक तो पेट बिल्कुल नहीं होता और दूसरा उनके शोल्डर्स बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं और उनके ये वाली हड्डी जो है बिल्कुल स्ट्रेट होती है, सीधी होती है। उसकी वजह यह है कि वो सुबह शाम 2-3 दफ़ा उनके दिन में ये एक्टिविटी है कि वो प्रेट करते हैं और इस प्रेट की वजह से उनकी फिज़ीक बन जाती है। आप भी एक जगह पर खड़े होकर, अगर छोटा कमरा है और अगर बड़ा कमरा है, बड़ा घर है, तो इस रूटीन को आप डबल कर सकते हैं, मतलब चल भी सकते हैं और चल के भी इसको कर सकते हैं। आज आप घड़ी के मुताबिक 2 से 3 मिनट कीजिए, कल ज़रा अपने टाइम को बढ़ा लीजिए। एक चीज़ का ख्याल रखें कि हाथ आगे चेहरे के ऊपर तक जाए और पीछे भी मैक्सिमम आए और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस अमल को तेज़ करते जाएं। जितना तेज़ होता जाएगा इतना इसका आपको फ़ायदा मिलता जाएगा। और एक और अहम चीज़ का ख्याल रखना है गर्ल्स ख़ास तौर पर, कि आपके हाथ, ये बाजू बिल्कुल स्ट्रेट हों, बेंड ना हो, ये चीज़ ना हो, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा आपके हाथ के सीधे होने में है, ये सीधा हो, इसके दरमियान में यहाँ पर बेंड ना आए। तो जितना आप इसको करेंगे उसका फ़ायदा आपके इस एरिए को होगा। ये हड्डी जो आपकी ऐसे है, ये सेट होकर पीछे इस जगह आ जाएगी, ड्रेस भी प्यारा लगेगा, आप भी प्यारे लगेंगे और फिज़ीक को फ़ायदा भी पहुँचेगा। हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। हमारा आज का लेक्चर है उर्दू लाजमी क्लास 9th के लिए, सफ़ा नंबर 38 और 39 पर है हम। ये नसूह का हाब आप देख सकते हैं, इन्वर्टेड कामाज में है और यहाँ पर दोबारा इन्वर्टेड कामाज है। लेक्चर सुनने के दौरान जो बच्चा मेरे इस अभी जो सवाल है एक्टिविटी नंबर 3 है, एक्चुअली ये सबसे पहले एक्टिविटी नंबर 3, जिसका जवाब सबसे पहले आ जाएगा लेक्चर के दौरान ही, मज़ीद आगे जाने से पहले व्हाट्सएप कर देगा इस नंबर पर। सवाल बाद में बताऊंगा। जो इस नंबर पर व्हाट्सएप सबसे पहले कर देगा उसको ₹10 का इनाम है। सबसे पहले आएगा, टाइम के साथ मौजूद होगा, टाइम के साथ मौजूद होगा तो उसको अनाउंस कर दिया जाएगा। यकीनन मैसेज मैं रात को देखूंगा, लेकिन वो अनाउंसमेंट पहले हो जाएगी। और अदरवाइज़ अगर आप व्हाट्सएप भी नहीं करना चाहते हैं और तेज़ी से करना चाहते हैं तो फिर मेरा जो ज़ाती नंबर है उस पर मुझे मैसेज कर दें। जिसका मैसेज सबसे पहले आएगा, सबसे पहले आने वाले मैसेज को 10 रुपये इनाम मिल जाएंगे। ये मैसेज के लिए 727 इस पर मैसेज कर सकते हैं। अब सवाल सुनिए। सवाल ये है, नसूह का हाब जो कि तौबतुन नसूह से लिया गया है, इसके मुसन्निफ कौन है? जी चलें जी, अब हम एक्टिविटी नंबर 1 की तरफ। ये तो एक्टिविटी नंबर 3 थी, आपने जस्ट मुसन्निफ का नाम लिखना है और कुछ भी नहीं लिखना, जवाब देना है। आगे अब हम राइटिंग की एक्टिविटी पर हैं। एन के इस हिस्से को ज़रा बड़ा बनाया करें, ये बहुत छोटा बनाते हैं, और उसी तनासिब से इस हिस्से को थोड़ा सा और बड़ा बनाएं। बाज़ औक़ात गलती कर लेते हैं बच्चे, ऊपर वाले हिस्से को ज़्यादा बड़ा और नीचे वाले को ऐसे बनाते हैं, ये भी गलत है। ऊपर वाले को बहुत छोटा, नीचे वाले को बहुत बड़ा, ये दोनों तरीके ठीक नहीं हैं, दुरुस्त नहीं हैं, ये गलत तरीके हैं। इसके बाद आप आइए फे पर, तो थोड़ा सा इस हिस्से को गोल करने की कोशिश करें, इतना ही रखें इसको, और
ऐसे सीधा स्ट्रेट लेकर जाएं, इसी तरह काफ ऊपर से सीधा लेकर आएं, इस हिस्से को थोड़ा सा बढ़ाएं और इसके साथ काफ के इसको कश को जोड़ने की कोशिश करें। लाम स्ट्रेट नीचे तक जाएं और यहाँ गोल करते हुए ऊपर की तरफ आ जाएं। याद रखिएगा कि लाम और आइन का ये हिस्सा नीचे भी जाएंगे। इसको कम से कम 5 टाइम्स आपने लिखकर जो है व्हाट्सएप करना है। इसके बाद होमवर्क की एक्टिविटी है, मुश्किल अल्फाज के मानी रेड और ग्रीन कलम के साथ तहरीर करने हैं। नीचे ये आपके सामने व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप अपना होमवर्क भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर के साथ 2-3 चीज़ें हैं। एक तो अपना नेम ज़रूर जिक्र करें। 9th के बच्चों के साथ के लिए मेरी भरपूर क्लैपिंग है क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे होमवर्क करने लगे हैं। और अब इसका फ़ायदा क्या है बच्चे के, अब चूंकि नेम का फ़ायदा ये है कि जब पहले 2-4 ही होमवर्क होते थे तो मसला नहीं था, लेकिन अब 100+ होमवर्क आते हैं तमाम बॉयज़ और गर्ल्स से। और आपके लिए, आप लोगों के लिए खुशी की बात है कि आपके मानसरा कैंपस के बच्चों के अलावा अब हमें मानसरा के बाकी इदारों के लोग भी होमवर्क भेजना शुरू कर रहे हैं। इसलिए अब नाम बहुत ज़रूरी हो गया, इसलिए आपकी अटेंडेंस भी हो जाती है, हाज़िरी भी हो जाती है और हमें मालूम भी हो जाता है किसने किया है ये काम। सिर्फ ये है कि होमवर्क चेक करने में टाइम लग जाता है। हम इधर बिजी रहते हैं। 9th की क्लास के बाद 10th की क्लास होती है, फिर फर्स्ट ईयर की और फिर सेकेंड ईयर की क्लास होती है। हम इधर से 4 PM तक तकरीबन फारिग होते हैं, घर जाते हैं तकरीबन 6 PM का टाइम होता है। उस वक्त से हम होमवर्क चेक करना शुरू करते हैं। बच्चों ने सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग लेक्चर लेकर होमवर्क भेज दिया होता है, लेकिन उसके हम तक पहुंचने में टाइम नहीं लगता, उसको चेक करके वापस लेने में टाइम लगता है। इसलिए ये मुआज़रत चाहेंगे कि बाज़ औक़ात बहुत लेट हम उनको रिप्लाई करते हैं। हम इस हिस्से पर हैं कि नसूह के बाप ने, यानी बाप ने नसूह के वालिद ने ये हालत सुनाई, मौत के बाद का उन्होंने मंजर बताया, कब्र के अंदर जो उनके साथ कैफियत हो रही थी। तो उनके बेटे यानी नसूह पर इस तरह इतना ज़्यादा हैबत छाई, डर और खौफ तारी हो गया इस बात का। वो चौंक पड़ा, चूंकि नींद देख रहा था, ख्वाब की हालत में था, नींद से झड़पड़ा कर जाग उठना, हड़बड़ाना, इस हालत को कहते हैं हड़बड़ाना, चौंक जाना। फिर वही दालान तो उन्होंने देखा कि वाकई मैं तो ख्वाब देख रहा था, ये तो घर का सहन है, तीमारदारियों का सामान है। और चूंकि वो बीमार थे और MCQ है कि उनको कौन सी बीमारी थी, तो हैज़ा की बीमारी उनको लग गई थी। लोग बीमार कुर्सी के लिए, इयादत के लिए, तीमारदारी के लिए आ जा रहे थे। उनकी बीवी पास बैठी हुई थी, पंखा झल रही थी। आप देखें तब तो बिजली नहीं थी, तो ये वाले हथ पखी इसको कहते हैं, इसको झल कर जो है ना वो हवा दी जाती है। चूंकि वो मरीज थे तो उनकी बीवी इस पंखे के जरिए उनको हवा दे रही थी। मियाँ यानी बीवी ने अपने शोहर की आंख खुली देखा कि ये जाग गया है, इतनी देर सो रहा था, जान में जान आई, खुश हुई, तसल्ली हुई। बीवी ने हर चंद बहुत ज़्यादा दिलजुई की, दिल को हौसला दिया, हिम्मत बढ़ाई, अपने मियाँ के दिल को हौसला दिया कि आप ठीक हो जाएंगे, सेहतमंद हो जाएंगे, बीमारी ख़त्म हो जाएगी। मगर इसके बावजूद कि वो हौसला देती, नसूह को ख्वाब का सारा माजरा पेश नज़र था। नसूह के जहन में तो ख्वाब जो था, जो उन्होंने थोड़ी देर पहले देखा था, वो सारा ख्वाब जागने के बावजूद भी उनकी आंखों में फिर रहा था। मुत्तक़ हरगिज़ जवाब न दिया। बीवी जो बात कर रही थी, बीवी को उसकी बात का जवाब न दिया। बीवी ये समझी इसकी खामोशी की वजह समझी कि ये खामोश जो है इसकी क्या वजह है। बीवी समझी बीमारी की वजह से शायद बोलने को जी नहीं न चाहता होगा। बीमारी से लोग अक्सर आप देखते हैं कि बात नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते हैं। तो नसूह का दिल मान गया। नसूह ने एक बात आज मान ली, एक बात उसने तस्लीम कर ली। और वो बात तस्लीम क्या की कि ये ख्वाब जो मैंने देखा मेरे वहम और ख्याल का बनाया हुआ नहीं है। ये ख्वाब तो मेरे वहम और ख्याल का बनाया हुआ नहीं है, यानी मैंने खुद सोच कर नहीं बनाया। ये तो मेरा सोचा हुआ ख्वाब नहीं है। हो न हो ज़रूर ऐसा होगा कि ये एक अमर, ये एक हुक्म जो है मिन जानिब अल्लाह है, अल्लाह की तरफ से है। यानी ये ख्वाब मैंने सोच कर नहीं बनाया हुआ है, ये मेरी फिक्रें या मेरी सोचें नहीं हैं, ये तो अल्लाह का हुक्म है। ख्वाब क्या है? ख्वाब असल में क्या है? कहते हैं रोयाए साथ का। ये तो एक सच्चा ख्वाब है जो हकीकत में भी ऐसा हो। हम ख्वाब भी देख लें और वो हकीकत में भी ऐसा हो जाए तो इसको रोयाए साथ का कहते हैं। इल्हाम इलाही है, दिल की बात, इल्हाम इलाही जो अल्लाह दिल में डाल देते हैं। मतलब ये बात मेरे दिल में अल्लाह ने डाली है।
बाप का इजहार, बाप ने जो बातें ख्वाब में की थी, इसने नसूह ने ऐसी तवज्जो से सुना, बड़े गौर से सुनी और हर्फ पर हर्फ याद था और एक एक बात वालिद साहब की याद थी। जितने इल्ज़ाम बाप पर लगे थे, यानी बाप ने ख़ुद भी बताया कि मैंने कुफ्र किया है, मैंने शिर्क किया है, मैंने बदअखलाक़ी की है, गीबत, गुनाह, झूठ, ये निफाक, ये सारी बातें जो मुझे उस वक्त की याद आ रही है लेक्चर की, तो ये सारे इल्ज़ाम बाप पर लग चुके थे। गौर करता था और जब सोचता था सब अपने में पाता था, नसूह में भी ये बातें पाई जाती हैं। बल्कि मेरे अजीज़ तुलबा, ये बातें सिर्फ ये इल्ज़ामात जो हैं, ये वाली बातें, ये सिर्फ नसूह के बाप में ही नहीं, अब नसूह में ही नहीं, आप अगर अपने और मेरे हालात को देखें, मैं अपने गरेबान में देखूं, आप अपने गरेबान में, तो ये बातें हम लोगों में भी पाई जाती हैं। बल्कि बाप के मुकाबले में नसूह ने ये सोचा कि बाप के मुकाबले में अपनी हालत, यानी बाप के मुकाबले में मेरी हालत जो है, बाप की हालत, बाप के गुनाह कम लगते थे और मेरी हालत बदतर है, इंतहाई बुरी है, यानी मेरे गुनाह तो बाप से बहुत ज़्यादा हैं। हर एक इंसान को लगता है कि उसके गुनाह ज़्यादा होंगे। इन ख्यालात को, ये बातें वो सोच रहा था और दिल पर ऐसा असर हुआ, दिल बहुत ज़्यादा नर्म हुआ, बेख्तियार उस काम को कहते हैं जिस पे आपको इख्तियार ना हो। अब देखें, मुझे अपने बोलने पर इख्तियार है, मैं नहीं कह सकता कि मैं बेख्तियार हूँ, जब चाहूँ चुप कर जाऊँ। ये आपने देखा, मुझे इख्तियार है अपने बोलने पर, चुप होने पर भी और बोलने पर भी। बेख्तियार किसको कहते हैं? जब इंसान अपने आप में न हो, अपने होश व हवास में न हो और ख़ुद पर इख्तियार न हो, यानी अपनी मर्जी न चला सकता हो। तो अब उसकी अपनी मर्जी नहीं चल रही थी, किस सिलसिले में? इस सिमन में रोया, यानी बेख्तियार था, आंसू उसकी आंखों से खुद रवां हो गए, वो रोने लगा, इसमें उसका इख्तियार नहीं था कि इसको रोक दे। कहने लगा और बात कही उसने, इलाही है मेरे रब, मैंने यानी नसूह ने अपनी सारी उम्र, सारी ज़िंदगी में तेरी नाफरमानी की है, अल्लाह तेरे हुक्म नहीं माने हैं, इसमें काटी, सारी उम्र ऐसे ही गुजार दी। तूने यानी ऐ अल्लाह, तूने अपने फजल से, तूने अपना करम मुझ पर फिर भी किया है। फिर इन सब बातों के बावजूद कि मेरे सारे गुनाह तूने देखे हैं, इसके बावजूद भी चंद रोज़ के वास्ते, चंद दिन के लिए मुझे दुनिया में रख लिया, यानी इजाज़त दी कि मैं ज़िंदा रहूँ। तो अब इतना करम किया है, तो अब ऐसी तौफीक अता कर, इतना करम मेहरबानी और भी कर दे। नंबर एक, मुझे नेकी वाली ज़िंदगी दे, मैं नेक हो जाऊँ। जब जिंदगी किया तो नेकी वाली जिंदगी दे। नंबर दो, अतात, मैं तेरा हर हुक्म मानूं, तेरी हर बात मानूं। फिर इसके बाद जब ये वाली बात उसने सोची, इसे नसूह को अपने ख़ानदान का ख्याल आया, उसको अपने बीवी बच्चों का ख्याल आया और उसने मुसम्मम इरादा कर लिया। मुसम्मम में 2 दफ़ा मीम है, मुसम्मम, इरादा कर लिया, पक्का इरादा कर लिया कि इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से अगर अल्लाह ने चाहा तो इनकी इस्लाह, यानी अपने बीवी बच्चों की, इनको मैं सीधे रास्ते पर लाऊंगा, बेहतरी के रास्ते पर लगाऊंगा और मकदूर भर और मुझसे जितना भी हो सके मैं कोशिश करूंगा। इसने, नसूह ने ख्वाब जो है वो अपने बीवी बच्चों को सुनाया कि मैंने ये ख्वाब देखा था, अपने बाप को देखा और वो इतनी मुसीबतें सह रहे, वो क़यामत में, सारी बात उनको बताई। बीवी बच्चों पर भी असर हुआ, वो भी मुतासिर हुए, वो नेकी की तरफ माइल हो गए, नेक काम करने लगे। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट के इस लेक्चर को पढ़ने के बाद, इस लेक्चर को मालूम करने के बाद मुझे कभी इम्कान है, कभी उम्मीद है कि आप लोग भी नेकियों की तरफ माइल हो चुके होंगे, गुनाहों से आपने अपने आप को बचा लिया होगा। आपकी 3 एक्टिविटीज़ हैं। एक एक्टिविटी तो फौरी है, अगर फौरी का मौका नहीं मिलता तो वो आपका क्वेश्चन ज़रूर है, वो आपने ज़रूर करना है। फर्स्ट एक्टिविटी आपकी जो है वो ये है, हैंड राइटिंग प्रैक्टिस, उसको आपने अच्छा करना है। दूसरी एक्टिविटी जो है आपकी होमवर्क है, फौरी एक्टिविटी नंबर 3 है, उसके लिए आपके पास नंबर मैसेज के लिए दर्ज है, इस पर आप व्हाट्सएप करने की गलती नहीं कीजिएगा क्योंकि इन मोबाइलों पर व्हाट्सएप नहीं होते हैं। व्हाट्सएप वाला नंबर ये है, आपने इस पर व्हाट्सएप करना है। फौरी जवाब देना चाहते हैं तो इस पर दे दें, अगर फौरी ना हुआ तो फिर उसी पर जवाब दे दीजिएगा। वस्सलाम, शुक्रिया, खुदा हाफिज़, अपना ढेरों ख्याल रखिए।